हेलो फ्रेंड्स, ये है SOLDC पेपर 3 में आने वाली नोटिंग और ड्राफ्टिंग पर बेस्ड वीडियो का पार्ट 1। ओके, तो जो आपका थर्ड पेपर नोटिंग और ड्राफ्टिंग का है और प्रेसी राइटिंग का, ये सबसे ज़्यादा वेटेज का पेपर है 200 मार्क्स का। और पास या फेल होना बहुत हद तक ये पेपर भी डिसाइड करता है। और साथ ही साथ इस पेपर के अंदर अगर बहुत अच्छे से परफॉर्म किया तो ये आपकी रैंक बनाने में भी बहुत हेल्प करेगा। तो जस्ट वॉच दिस वीडियो विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन। इसको इस तरीके से देखना कि इट्स लाइक अ क्लास। ओके, और पेन पेपर ज़रूर लेके बैठना। हम इस वाली पर्टिकुलर वीडियो के अंदर ड्राफ्टिंग को डिस्कस करेंगे। और ऑब्जेक्टिव फिलहाल हमारा ये अभी पार्ट 1 है वीडियो का, जिसके अंदर कि हम ड्राफ्टिंग का भी पार्ट 1 ही कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद पार्ट 2 भी रिलीज होगा। ड्राफ्टिंग के पार्ट 1 में ये इंश्योर करना है कि इस वीडियो के एंड तक आप कम से कम ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि क्या सुटेबल ड्राफ्ट बनेगा। कि क्वेश्चन आपके सामने है तो यू शुड आइडेंटिफाई कि इसके अंदर कौन सा ड्राफ्ट बनना चाहिए। और दूसरी बात, जितने भी फॉर्मेट्स है ड्राफ्ट के, जितने भी एमओपी के अंदर फॉर्मेट्स दे रखे हैं ड्राफ्टिंग के, वो सारे फॉर्मेट्स आपको बाय हार्ट मेमोराइज होने चाहिए। ठीक है, तो लेट अस सी। वेल, क्योंकि वीडियो का ये पार्ट 1 है तो इस वाले पार्ट 1 के अंदर हम कौन से ड्राफ्ट कवर करने वाले हैं। एक तो लेटर, एक रिजोल्यूशन और एक ऑफिस मेमोरेंडम। ध्यान रखना कि भाई इन 3 चीज़ों के फॉर्मेट्स इस वीडियो के एंड तक आपको अच्छे से रट जाने चाहिए। ठीक है, पेन पेपर लेकर ही बैठना ज़रूर। फाइन, तो जस्ट फोकस कि हमें इन तीनों को एकदम अच्छे से फॉर्मेट्स के साथ याद कर लेना है इस वीडियो के अंदर। फॉर्म्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला जो एमओपी के अंदर है वो है हमारा लेटर। ठीक है, जो ऑफिशियल लेटर होता है। तो फर्स्ट थिंग, पहले बात तो ऑफिशियल लेटर जो लेटर होता है वो तुम कब यूज करोगे। यूज फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग विद हुम। फर्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट से बात करते हुए हमेशा लेटर यूज करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इसके मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एनसीएसटी, सीएजी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। इसके बाद हेड ऑफ अटैच सबॉर्डिनेट ऑफिस, जैसे एसएससी जो है वो डीओपीटी का अटैच्ड ऑफिस है। इसके बाद डीजीएफटी है जो कॉमर्स का है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो भी है, प्रसार भारती है आईएनबी के अंडर, वो भी उनके अटैच्ड ऑफिस हैं। ठीक है, देन जितने भी पब्लिक एंटरप्राइजेस है, अगर पेपर में आता है कि भाई एमटीएनएल के लिए कोई एक सूटेबल ड्राफ्ट पुटअप करो, तो फिर एमटीएनएल या फिर एचपीसीएल, इस तरीके की ये जो बॉडीज हैं ये पब्लिक एंटरप्राइजेस बॉडीज हैं। ठीक, नेक्स्ट, पब्लिक की बॉडीज या फिर मेंबर्स ऑफ पब्लिक। पब्लिक में किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करने के लिए आप लेटर यूज करोगे। जैसे कि कोई थर्ड पर्सन आरटीआई लगाते हैं तो आरटीआई का जो जवाब जाता है वो लेटर में जाता है ना। क्यों? क्योंकि वो मेंबर ऑफ पब्लिक को आप एड्रेस कर रहे हो। तो फर्स्ट थिंग, लेटर के बारे में कि आप लेटर कब कब बनाओगे, किस किस बंदे से कॉरेस्पॉन्डेंस करने के लिए आप लेटर यूज करोगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर की लेटर को ड्राफ्ट करना है हमें। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में क्योंकि हमारा मोटिव सिर्फ इतना है कि यू शुड आइडेंटिफाई कि क्या सुटेबल ड्राफ्ट बनना चाहिए और उसका फॉर्मेट क्या है, हम इसी पर डिस्कस करेंगे। अभी अंदर लिखना क्या है वो एक सेकेंडरी थिंग है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो कि एग्जाम के अंदर मार्क्स लाने में हेल्प करेगी वो है फॉर्मेट। फॉर्मेट प्लस करेक्ट ड्राफ्ट। अगर लेटर बनना था और आप ओएम बनाकर आ गए तो फिर तो वही मार्क्स गए तुम्हारे। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ये चीज है। उसके बाद सेकेंडरी है कि आप उसके अंदर लिखते क्या हो, तो उसको तो छोड़ दो अंदर क्या लिख रहे हैं हम। फिलहाल हम सिर्फ फॉर्मेट और करेक्ट ड्राफ्ट पे फोकस करेंगे। देखो पहले क्वेश्चन क्या है, ड्राफ्ट अ लेटर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। तो हम ये किसको लेटर लिख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को लिख रहे हैं। तो अभी पीछे हमने देखा स्टेट गवर्नमेंट से कॉरेस्पॉन्डेंस करते हुए हमें लेटर लिखना होता है। ड्राफ्ट अ गवर्नमेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन टू गवर्नमेंट ऑफ असम, अगेन स्टेट गवर्नमेंट को लिखना है तो इसके अंदर भी लेटर ही लगेगा। प्रोसीडिंग्स ऑफ द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हैव बीन रिसीव्ड बाय मिनिस्ट्री एक्स अगेंस्ट क्लास 1 ऑफिसर अंडर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो जो इंक्वायरी ऑफिसर है, he has found the officer guilty of corrupt practices in 2 out of 3 चार्जेस। 3 चार्ज में से 2 चार्ज पे उसको गिल्टी पाया गया है। इसने इंक्वायरी ऑफिसर ने, जो भी इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट हुआ होगा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए, तो उसने देखा कि भाई 3 में से 2 के लिए वो गिल्टी है, तो पुट अप अ ड्राफ्ट टू यूपीएससी। अब ड्राफ्ट इसको पुट अप करना है यूपीएससी को। यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, सीकिंग देयर एडवाइस बिफोर द पनिशमेंट।
इफ एनी। ठीक है, तो ये यूपीएससी के लिए लिखना है हमें, तो यूपीएससी से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो यूपीएससी के लिए हम लेटर लिखेंगे, ड्राफ्ट लेटर टू सेक्रेटरी यूपीएससी। ठीक है, अगेन यूपीएससी के लिए लिख रहे हैं तो हम लेटर लिखेंगे। अब देखो कुछ और क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस है ये पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, अभी पीछे पेपर में आए थे ये। ऊपर जो भी लिखा है उसको हम बाद में देख लेंगे। लिखना क्या है फाइनली, ड्राफ्ट अ लेटर एड्रेस टू प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूटी, है ना, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं हम यहाँ पर भी। रिक्वेस्टिंग देम टू पब्लिसाइज द गाइडलाइंस अमंग ऑल द स्टेक होल्डर्स, कोई गाइडलाइंस है जिनको पब्लिसाइज करना है हमें, तो उसके लिए हमें एक लेटर ड्राफ्ट करना है। ठीक है, तो भाई स्टेट गवर्नमेंट से कर रहे हैं ना हम कॉरेस्पॉन्डेंस, तो इसलिए ये बनेगा लेटर। फिर क्वेश्चन देखो, इतना लंबा क्वेश्चन, ठीक, और लिखना क्या है हमें, एज अ सेक्शन ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ड्राफ्ट अ लेटर फ्रॉम ज्वाइंट सेक्रेटरी टू बी सेंड टू द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट। अब ये इंस्टीट्यूट कौन सा इंस्टीट्यूट है, हाँ देखो इंस्टीट्यूट कौन सा है ये, अ सीनियर ऑफिसर इन एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट हो गया आपका, या फिर अटैच्ड ऑफिस हो गया, या इसके अलावा सबॉर्डिनेट ऑफिस हो गया, तो उनके लिए हम लेटर ही ड्राफ्ट करते हैं, तो इसके लिए भी लेटर ही लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला जो है इसके अंदर, टू कैंडिडेट्स वर नॉमिनेटेड फॉर वैकेंसीज ऑफ स्टेनो डी इन डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर। लीगल अफेयर के अंदर स्टेनो डी की वैकेंसीज के अगेंस्ट में 2 कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया गया। ठीक है, और फिर उनके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स वेरीफाई कराए गए रेस्पेक्टिव बोर्ड से। फिर पता चला कि भाई उसमें से एक कैंडिडेट ने फेक सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट सबमिट किया था, तो एज सेक्शन ऑफिसर एस्टेब्लिशमेंट प्रिपेयर अ शो कॉज नोटिस टू द कैंडिडेट। अब इसके अंदर मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि शो कॉज नोटिस जो होता है वो ओएम की फॉर्म में भी हो सकता है या वो लेटर की फॉर्म में भी हो सकता है। अगर देखो हमने अभी पीछे एमओपी के लिए के अंदर पढ़ा था कि अगर पब्लिक मेंबर्स ऑफ पब्लिक से हम बात कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन से हम बात करें जो कि पब्लिक का मेंबर है, जो अभी तक ऑफिशियल मेंबर नहीं है, तो उससे तो आप लेटर में बात करोगे। लेकिन अगर वो मेंबर आपका ऑफिशियल मेंबर बन चुका है यानी कैंडिडेट ज्वाइन कर चुका है, तो ओएम बनेगा। तो अगर इसके अंदर हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया होगा लीगल अफेयर और बाद में उसका वेरिफिकेशन करवाया गया एजुकेशन सर्टिफिकेट का, तब तो ओएम बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर उस बंदे ने ज्वाइन नहीं कराया अभी तक और बिफोर इशूइंग हिम ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, उनको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट देने से पहले ही हमने एजुकेशन सर्टिफिकेट वेरीफाई करवा लिए और उसमें में पता चल गया कि भाई ये तो नकली निकला है, तो फिर उस केस में लेटर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, योर मिनिस्ट्री हैज इश्यूड अ चार्ज शीट टू अ क्लर्क ग्रेड ऑफिशियल फॉर विलफुल एंड हैबिचुअल एब्सेंस। ठीक है, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज इंक्वायरी ऑफिसर, ड्राफ्ट अ लेटर। जिस भी चार्जशीट, जो भी ऑफिशियल को चार्जशीट किया गया है उसको एक लेटर ड्राफ्ट करना है, तो क्लियरली लिखा ही है लेटर ड्राफ्ट करना है। इसके बाद एक चीज और देखो यहाँ पे, ये सब तुम्हें लेटर में लिखना है जो भी इसके अंदर बॉडी लिखी हुई है। फिर कॉपीज ऑफ योर लेटर नीड टू बी सेंट, नीचे आपको उसने ये भी बता दिया कि कॉपी 2 किसको करना है। सारी चीजें इस क्वेश्चन के अंदर है, सिर्फ उसको सही फॉर्मेट के अंदर तुमको लिखना है। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखो, इसके बाद हम फॉर्मेट देखेंगे लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। श्रीमती PQ जो कि रेजिडेंट है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलोनी की, उन्होंने कोई कंप्लेंट लॉन्च करी है टू CIC। CIC में कंप्लेंट कब जाती है भाई, जब उसको RTI के अंदर सही जवाब ना मिला हो। तो उसने कंप्लेंट के अंदर अलेज किया है, आरोप लगाया है PIO के ऊपर कि दे हैव नॉट प्रोवाइडेड हर द इन्फॉर्मेशन विच शी डिजायर टू नो अंडर RTI एक्ट। RTI एक्ट में जो उसने मांगा था वो उसको नहीं दिया गया। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, तो PIO ने क्या बोला कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन PQ ने मांगी थी वो बहुत वॉल्यूमिनस थी, तो हम उसको नहीं दे सकते थे। तो इसलिए CIC ने बोला PIO को कि भाई अगर आप दे नहीं सकते तो एटलीस्ट कंप्लेनेंट को एक अपॉर्चुनिटी दो कि वो आपके ऑफिस आके उन फाइल्स, उन रिकॉर्ड्स और उन डॉक्यूमेंट्स वगैरह को इंस्पेक्ट कर सके।
तो बेसिकली यू हैव टू ड्राफ्ट अ लेटर फ्रॉम PIO टू श्रीमती PQ। हम थर्ड पर्सन को लिख रहे हैं जिसने RTI लगाई थी या जिसने अपील लगाई है, तो उसको तो हमेशा लेटर ही जाता है, तो इजीली पता चल रहा है कि हाँ भाई लेटर बनेगा। अब लेटर का फॉर्मेट, चलो भाई अब देखते हैं लेटर का फॉर्मेट। ये जो ब्लैंक शीट है ये समझ लेना आपके पेपर एग्जाम के अंदर, ये एग्जाम पेपर है, ठीक है। मैं इस पे जो भी लिखूंगी उसको हम एग्जाम के तरीके से इंपॉर्टेंट समझेंगे कि एग्जाम में हमें एक्चुअली में लिखना क्या है, ठीक है। आई विल रिकमेंड कि भाई पेन पेपर लेके बैठ जाओ और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उसको वहाँ पे पॉइंट्स नोट कर लो उसके, कि फॉर्मेट ऑफ लेटर में कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखने वाली है, हाँ। और जब तक चार पांच बार इसको बिना देखे ना बना लो तब तक ये याद नहीं होगा ठीक से, ठीक है। तो फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सपोज एग्जाम की शीट है आपके पास ब्लैंक, इसके अंदर सबसे पहले ऊपर लिखोगे DFA, ठीक। फिर लिखोगे नंबर, फाइल नंबर जो है वो एज इट इज डैश डैश डैश, ये पेपर ही है तुम्हारा तो पेपर में एज इट इज डैश 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 ही लिखना है, फाइन। और उसके नीचे लिखना है हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर उसको लिखोगे तुम हिंदी में भारत सरकार, मतलब जैसे हिंदी में मैं लिख रही हूँ उसको वैसे ही हिंदी में लिखना है। बोल मैं हिंदी में रही हूँ बट लिख मैं इंग्लिश में रही हूँ, तो वो ऐसे ही लिखना है पेपर के अंदर भी। फिर है डिपार्टमेंट, ये तुम्हें पेपर के अंदर दे रखा होगा, ठीक है। तो ये हो गया डिपार्टमेंट ऑफ सपोज टेलीकॉम है, ठीक है। पूरा डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। उसकी जो हिंदी है वो, क्योंकि पेपर हमारा बाइलिंगुअल होता है तो हिंदी वाले पोर्शन में से तुम्हें उसकी हिंदी मिल जाएगी। संचार विभाग, मिनिस्ट्री दे रखी हो तो मिनिस्ट्री लिखोगे, डिपार्टमेंट दे रखा है तो डिपार्टमेंट लिखोगे, ठीक है। जो दे रखा है पेपर में वही लिखोगे। तो पहली नोट करने वाली चीज जो है वो है आपके पास ये कि एक तो DFA लिखना है। दूसरी नोट करने वाली चीज है कि ये जो आपने लिखा है पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये एकदम प्रेजेंटेबल फॉर्म में सेंट्रली अलाइंड होना चाहिए। तो दूसरी बात क्या हुई याद रखने वाली, कि प्रेजेंटेबल, दिखने में ही पता चलना चाहिए कि हाँ आपने सेंट्रली अलाइन करा है इसको, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि ये हिंदी में जरूर लिखी होनी चाहिए, भारत सरकार और संचार विभाग, यानी कि विभाग का नाम, डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री का नाम और भारत सरकार। इसको मत भूलना कि कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे सीधा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम लिख दो, बस इसके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मेट चेंज हो गया। तो थर्ड नंबर पे इंग्लिश टू हिंदी, ये 3 बातें हो गई अभी याद रखने वाली, ठीक है। तो सेंट्रली अलाइन हो गया। अब नेक्स्ट थिंग, राइट साइड में क्या लिखोगे, न्यू दिल्ली कॉमा डेटेड द डैश 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 और 2023, ये आपका रहेगा राइट साइड में, ठीक है। और डेटेड के बाद इसको द के बाद एज इट इज छोड़ देना। ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है इसको एज इट इज लिखना है। अब आ जाओ लेफ्ट साइड में, आपने लिखा है टू के बाद कोई कॉमा नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगाना, ठीक है। ये आपके MOP का फॉर्मेट है, इसको छेड़ना नहीं। तो 2 के बाद कुछ कॉमा नहीं लगाया हमने। फिर सपोज जो भी पीछे हम क्वेश्चन कर रहे थे श्रीमती PQ वाला, उसी को ही भेजना लेटर, है ना। तो तुमने लिखा श्रीमती PQ कॉमा कुछ भी लिख दो, ABC कॉलोनी कॉमा न्यू दिल्ली, इतना काफी एड्रेस, ठीक है। ये बिल्कुल एप्ट एड्रेस है, इसको एज इट इज यूज कर सकते हो अगर तुम थर्ड पर्सन के लिए लेटर बनाने को तुम्हारे पास आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया हमने फुल स्टॉप। उसके बाद आएगा तुम्हारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कोई सब नहीं लिखेगा, सब्जेक्ट को पूरा लिखना है सब्जेक्ट, ठीक है। और जिस तरीके से एग्जाम जो तुम के ऑफिस के अंदर नोटिंग करते हो, ऑफिस के अंदर नोटिंग ड्राफ्टिंग जब करते हो ना, तो सब्जेक्ट इस तरीके से लिखा, और अगर 2 सेंटेंस में आ रहा है तो नीचे वाली सेंटेंस यहाँ से शुरू करते हो। तो एग्जाम के अंदर भी ऐसा ही करना है इसको, ठीक है। अगर सब्जेक्ट इतना बड़ा हो रहा है तो वैसे तो सब्जेक्ट इतना कॉम्पैक्ट होना चाहिए कि वो एक लाइन में आ जाए, बट इनकेस अगर सपोज नहीं आता है तो उसको बिल्कुल प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाना है, ड्राफ्ट एकदम नीट एंड क्लीन, ठीक है। फिर आ जाओ सर मैडम, यानी कि सैल्यूटेशन, सर या मैडम, ठीक है। ये तो यहाँ पे है ही है। उसके बाद लगा दिया आपने कॉमा, फाइन। इसके बाद ये जो सेंटेंस है अभी आगे वाली स्लाइड्स के अंदर हम करेंगे कि लेटर को हम किन किन सेंटेंसेस से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो इतना सेंटेंस तुम लिखोगे तो तुम्हारा इतना पेज तो वैसे ही भर जाएगा, ठीक है। तो आगे और भी 4-5 सेंटेंसेस में बताऊंगी जिससे कि तुम अपना लेटर शुरू कर सकते हो।
with reference to your letter number so and so dated so and so on the subject cited above I am directed to say whatever. ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे तुम्हारा बॉडी ऑफ द लेटर, ये एज इट इज लिख दोगे यहाँ पे। फिर आ जाओ ये वाला पोर्शन, योर्स फेथफुली, कॉमा, ये जो एस डी है ये नहीं लगाना है, ठीक है, तो एस डी के बदले नीचे कुछ भी लिख देना। इसने लिखा ABC, मैं लिख रही हूँ XYZ। अब भाई मैं XYZ क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ABC मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ, जो कॉलोनी का नाम है वही बंदे का नाम तो नहीं होगा, तो इसलिए मुझे ये अलग रखना है। तो ये जरूर ध्यान रखना कि जब हम फेक नेम्स दे रहे हैं लोगों को तो किसी को सेम नाम मत दे देना कि ऊपर भी सेम नाम लिख दिया और नीचे भी ABC लिख दिया, ऊपर भी ABC नीचे भी ABC, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको XYZ लिखा है। फिर है अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखो एक चीज बताती हूँ मैं, अगर मैं यहाँ से लिखना शुरू करूंगी अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेरा पूरा ही नहीं आएगा। तो पेपर में इस चीज को पहले से ही ध्यान रखना कि भाई इसको कहाँ से शुरू करना है जिससे तुम्हारा वो पूरा आए, ठीक है। तो अगर मैं कम से कम यहां से शुरू करूंगी तब मेरा पूरा आएगा जाके, तो तुम्हारा जो लेटर है वो एकदम प्रेजेंटेबल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इतना तो आइडिया तुम लगा ही सकते हो कि कहाँ से शुरू करेंगे तो कहाँ तक आएगा। अब सपोज तुम थोड़ा इधर से शुरू करते, सपोज मैं यहाँ पे लिख के देखूं अगर, ठीक है, अगर यहाँ से शुरू करोगे तो अंडर सेक्रेटरी, फिर तुम देखोगे भैया जगह खत्म हो गई यहाँ पे, तो टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब ये तो प्रेजेंटेबल फॉर्म नहीं है, तो इसलिए अवॉइड दिस। पहले से ही प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना लेके चलो कि तुम्हारा लेटर एक ही बार में प्रेजेंटेबल बने, और वो तब बनेगा जब तुम इसको फॉर्मेट को, सिर्फ फॉर्मेट को 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखने वाली, देखो 3 चीजें तो हमने ध्यान रखने वाली पॉइंट आउट कर ही ली है। अब इसके बाद चौथी चीज, इन कॉमास और फुल स्टॉप का ध्यान रखोगे, ये 4th थिंग है। 5th, अगर तो जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसमें पहले से पता चल रहा है कि बंदा है कि बंदी है, सर है कि मैडम है, तो तुम उसी हिसाब से सैल्यूटेशन लिखोगे। जैसे कि इसमें तो श्रीमती में पता था, तो यहाँ पे मैडम लिखना है, ठीक है, और उसके बाद कॉमा लगाना है यहाँ पे। तो दिस इज 5th थिंग कि सैल्यूटेशन ध्यान रखनी है क्वेश्चन को देखते हुए, और दूसरा सैल्यूटेशन के बाद आएगा कॉमा। फाइन। छठी चीज जो तुम्हारा ये लेटर के अंदर इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसके अंदर 2 बार साइन होते हैं। ये 2 बार साइन सिर्फ तब होंगे अगर तुम्हें उसकी कॉपी भी फॉरवर्ड करने किसी को, कोई इंडोर्समेंट है नीचे तो, ठीक है, तब दूसरा वाला भी साइन होएगा। अदरवाइज लेटर जो है वो यहाँ पे खत्म भी हो सकता था, ठीक है। बट ये लेटर यहाँ पे नहीं खत्म हुआ क्योंकि फॉर्मेट तो भाई स्वामी वाला पूरा बताएगा ना, MOP वाला, सॉरी। तो इसलिए सिर्फ लेटर और एक और है जो हम आगे पढ़ेंगे जिसके अंदर की 2 बार सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। 2 फॉर्मेट्स है पूरे MOP के अंदर 12 में से जिसके अंदर की 2 बार सिग्नेचर होते हैं। उसमें से पहला हमने कर लिया फॉर्मेट ऑफ लेटर, ठीक है, लेटर में ये 2 बार आ सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे हो गया कॉपी फॉरवर्डेड टू इन्फॉर्मेशन। अब जैसे अभी पीछे इंक्वायरी ऑफिसर वाला क्वेश्चन था, है ना, उसके अंदर लिखा हुआ था कि कॉपी जो है आपको नेसेसरी कॉपीज जो है वो इनको प्रोवाइड करनी है, तो नीचे कॉपी फॉरवर्डेड ये एज इट इज लिखना है। 1 और 2 क्वेश्चन में दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा तो अपनी समझ से लिख सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कॉपी किसी को नहीं जानी चाहिए तो लेटर यहाँ पे खत्म भी हो सकता है, ठीक है। तो छठी चीज ध्यान रखने वाली, टू टाइम्स आ रहा है ये सिग्नेटरी, तो ये 6 चीजें ध्यान रखनी है। अब एक बार बिना देखे इसको जरूर बनाने की कोशिश करना, ठीक है। अब लेटर को बनाते हुए क्या क्या चीजें और ध्यान में रखनी है। फर्स्ट थिंग, राइट इन फर्स्ट पर्सन, आई एम डायरेक्टेड टू से, ये लिखोगे, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड नहीं लिखोगे, आई एम, तो आई इज द फर्स्ट पर्सन, है ना, तो इसको फर्स्ट पर्सन में लिखना है हमेशा। तो फर्स्ट पर्सन के लिए आई अपने लिए और यू दूसरे बंदे के लिए, इनको यूज करोगे। फाइन। अब कुछ स्टार्टिंग लाइंस हैं लेटर को स्टार्ट करने के लिए, इन्हीं से स्टार्ट करना। जैसे कि एक स्टार्टिंग लाइन तो हमने पीछे देखी ली, विद रेफरेंस टू योर लेटर नंबर सो एंड सो आई एम डायरेक्टेड टू से दैट, ठीक है। फिर इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस डिपार्टमेंट, सपोज क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आपने एक लेटर भेजा था, उसके बाद उसका जवाब नहीं आया, उसका रिमाइंडर बना दो, ठीक है। तो उसके लिए इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस डिपार्टमेंट लेटर नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो,
अब ये जो मैं सो एंड सो बोल रही हूँ ना, लेटर नंबर दिस और डेटेड दिस, अगर तो ये क्वेश्चन में दे रखा है, वैसे तो लेटर नंबर दे नहीं रखा होता क्वेश्चन में, डेट हो सकता है दे रखी हो कि भाई किसी को जुलाई में लेटर भेजा था और सितंबर तक उसका जवाब नहीं आया, इस तरीके से कुछ दे रखा हो सकता है। अगर तो दे रखा है तो इनको फिल कर सकते हो, नहीं दे रखा तो जैसे मैंने ब्लैंक छोड़ा है पेपर में भी उसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ना है, ठीक है। ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव आई एम डायरेक्टेड टू से दैट, ठीक है। विद रेफरेंस, अगर सपोज किसी लेटर नंबर का रेफरेंस ही नहीं देना, तुम्हें सीधा अपनी बात ही कहनी शुरू करनी है, क्वेश्चन में इस तरीके से है ही नहीं, इस तरीके का क्वेश्चन ही नहीं दे रखा कि तुम्हें किसी लेटर को रेफर करना पड़े, तो सिर्फ उसके अंदर सब्जेक्ट देने के बाद उसको दे दो कि भाई विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मेंशन अबव, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। या फिर चौथा तरीके का लेटर इस तरीके का हो सकता है कि भाई आपका कोई लेटर आया मेरे पास, अब मैं उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, है ना। आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू योर लेटर नंबर दिस एंड टू से दैट, मतलब कि विद रेफरेंस टू से ना शुरू करते हुए मैंने शुरू कर दिया आई एम डायरेक्टेड से शुरू करते हुए। अब तुम लोग ने क्या करना है कि भाई एक ब्लैंक पेपर के ऊपर कंप्लीट फॉर्मेट विद दीज स्टार्टिंग लाइंस जरूर लिख के देख लेना, ठीक है, कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ लेटर, तो तुम्हारा फिर लेटर का फॉर्मेट कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। आई गेस हार्डली आधा घंटा लगेगा इसको लिखने में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन कब होता है, कब ये ड्राफ्ट की फॉर्म यूज होता है जब इट इज यूज फॉर मेकिंग पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट इन इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी के मैटर में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है, वो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है, तो उसके लिए जो पब्लिक अनाउंसमेंट, पब्लिक को बताने के लिए कि भाई गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, अब आगे से इस चीज को ये बोला जाएगा, तो ये एक तरीके के पब्लिक का अनाउंसमेंट है कि भाई गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा है कि भाई ये है, ठीक है। तो रिजोल्यूशन के लिए, रिजोल्यूशन जो है वो इस चीज के लिए यूज होता है। अब इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या हो सकते हैं, जैसे पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी, कोई कमेटी का अपॉइंटमेंट किया गया है, ठीक है, या फिर कोई इंक्वायरी का कमीशन बिठाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, या कोई पॉलिसी अनाउंस हुई है। और दूसरी चीज, जो रेजोल्यूशन है वो गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश होता है, ठीक है। तो जो रेजोल्यूशन का फॉर्मेट होगा उसके अंदर गजेट ऑफ इंडिया का भी मेंशन होगा, है ना। ये देखो, अब ये जो राइट साइड में है वो तुम्हारा ब्लैंक पेपर, तुम्हारी आंसर की शीट है। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट थिंग क्या बताई है कि उसके ऊपर लिखोगे डीएफए। अब क्योंकि ये रेजोल्यूशन है तो उसके लिए टू बी पब्लिश्ड इन गजेट ऑफ इंडिया पार्ट 1 सेक्शन 1। गजेट की स्पेलिंग मत गलत करना भाई, गजेट के अंदर एक जी आता है, दो जी नहीं आते हैं, है ना। पार्ट पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो इसको खाली छोड़ सकते हो। तो दैट मीन्स तुम्हारा पेपर जो है वो कुछ ऐसा दिख सकता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे, है ना, टू बी पब्लिश्ड इन द, अब इसको भी इस तरीके से लिखना कि वो सेंट्रली अलाइन दिखे, और क्योंकि ये सेंटेंस लंबा है तो तुम लेफ्ट से ही शुरू करो ना, करना है इसको, और कोशिश करना कि ये तुम्हारे पेपर की लेंथ के साथ साथ तुम्हारा सेंटेंस भी खत्म हो जाए, ठीक है। तो अब तुम्हें पार्ट पता नहीं है कि भाई किस पार्ट में ये पब्लिश होना है, तो पार्ट डैश और सेक्शन डैश, ये तुम्हारा पेपर का सेकंड लाइन है, ठीक है, डीएफए पहले और फिर सेकंड लाइन में ये। फिर आ जाओ, वही यहाँ पे नंबर नहीं लिखा हुआ, वैसे फाइल नंबर आता है, ठीक है, तो फाइल नंबर लिख लेना यहाँ पे। जिस तरीके से लेटर के अंदर ऊपर सारा वो हमने लिखा था 5-6 लाइंस, सेम उसी तरीके से वो 5-6 लाइंस हमें यहाँ पे लिखनी है, फाइन। उसके बाद लेफ्ट के अंदर जो न्यू दिल्ली डेटेड द, है ना, कैसे लिखोगे इसको, न्यू दिल्ली डेटेड द डैश 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 करके आगे 2023। देखो मैं बार बार कह रही हूँ कि जब यहाँ से शुरू करो ना, इस बात को दिमाग में बिठा लेना कि पेपर के अंदर जब यहाँ से शुरू कर रहे हो, जब राइट अलाइनमेंट में लिख रहे हो, तो इस चीज को ध्यान रखना कि हमें कितनी स्पेस पहले से लिखना शुरू करना है ताकि मेरा यहाँ तक खत्म हो जाए, ठीक है, मेरे को सेकंड लाइन ना यूज करनी पड़े इसकी। फिर देखो रेजोल्यूशन यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखते हैं बीच में, किसमें लिखा है उसने, कैपिटल्स में लिखा है, तो भाई हम भी कैपिटल्स में लिखेंगे, है ना। फिर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव हैड अंडर कंसिडरेशन द क्वेश्चन ऑफ फर्दर इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड सर्विसेज। पता है रेजोल्यूशन का जो क्वेश्चन आएगा ना, वो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी लिखा होगा कि किस चीज का रेजोल्यूशन है, लिखा ही होगा ऑफकोर्स कि कौन सी पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आ रही है, या फिर कोई सी कमेटी गवर्नमेंट ने बना दी है, वो एज इट इज लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर। तो रिजोल्यूशन का अगर क्वेश्चन है तो वो बहुत ईजी क्वेश्चन होगा, ये समझ लेना।
तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन में से कॉपी पेस्ट करना है अपने पेपर में, बस साफ हैंड राइटिंग में, ठीक है। तो इसका मैटर एक बार देख लेना। फिर आ जाओ राइट साइड में, योर्स फेथफुली नहीं आता इसके अंदर, है ना, इसके अंदर एसडी किसी में भी नहीं लिखोगे, फाइन। अब यहाँ पे लिखना है XYZ या फिर ABC, ये हमने लिखा है यहाँ पे। और फिर अगेन सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेजोल्यूशन किसकी तरफ से निकल रहा है, सेक्रेटरी की तरफ से। अंडर सेक्रेटरी तो निकालेगा नहीं रेजोल्यूशन भाई, है ना, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये देखो मेरा ABC जो है वो थोड़ा सा लेफ्ट में ऐसा आ गया, ये ABC जो है वो बिल्कुल कॉर्नर में होना चाहिए था। तो 3-4 बार जब प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें भी आ जाएंगी, ठीक है। वो तुम्हारा ऑटोमेटिकली माइंड जो है वो पेपर में माइंड सेट होगा कि भाई हाँ मेरे को ऐसे लिखना है। तो ABC हो सके तो कॉर्नर में लिखना, क्योंकि राइट अलाइंड होता है। फिर लिखना टेलीफोन, टेली नंबर डैश डैश डैश, एज इट इज छोड़ना है इसको, और फिर ईमेल डैश डैश डैश, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है ना सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें डैश डैश मत कर देना भाई, ये गलत हो जाएगा, इसको पूरा लिखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखो वो क्लियरली राइट अलाइन दिख रहा है, ये क्लियरली राइट अलाइन दिख रहा है, फाइन। अच्छा, अभी तक हमारे यहाँ पे ध्यान में रखने वाली कितनी बातें हो गई हैं उसको नोट कर लो। पहली चीज DFA, दूसरी चीज स्क्वायर ब्रैकेट्स, तीसरी चीज गजेट वाली लाइन आती है रिजोल्यूशन के अंदर, और गजेट में एक जी आता है। चौथी चीज रेजोल्यूशन कैपिटल्स में लिखोगे, ठीक। पांचवी चीज मैं ये नहीं बता रही डेटेड द, क्योंकि ये चीज तो हम उधर लेटर में कर चुके हैं। छठी चीज यानी इस वाले लेटर के हिसाब से तो फिफ्थ के अंदर देखो क्या, योर्स फेथफुली नहीं आता है, ठीक है। ऑफ कोर्स वैसे भी ये तो पता ही होगा कि योर्स फेथफुली तो भाई लेटर में लिखोगे ना बस, तो योर्स फेथफुली नहीं आता है। ये राइट अलाइनमेंट ठीक से करना है। अभी तक इतनी चीजें आपको आ गई हैं, फाइन। इसके बाद देखो रेजोल्यूशन यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा, उसके बाद रेजोल्यूशन के अंदर ही नीचे आता है ऑर्डर, ठीक है। तो पेपर में भी ऐसे लिखना है, ये रेजोल्यूशन आपने लिखा, फिर यहाँ पे लिखना तुम ऑर्डर। ऑर्डर के नीचे लिखने के लिए सेट लाइन है, ठीक है। या तो इस रेजोल्यूशन की कॉपी कहीं पे जा रही होगी, ठीक है। और दूसरा कि जो रिजोल्यूशन है वो पब्लिश भी होना है, ये भी ऑर्डर करना होता है। तो ये दोनों चीजें आएंगी। अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा कि रिजोल्यूशन की कॉपी कहाँ पर जानी है, ठीक है, तो हो सकता है इसकी जरूरत ना पड़े। लेकिन क्वेश्चन जिस भी तरीके का दे रखा हो उसमें अगर तुम्हें लगता है कि भाई कॉपी किसी पर्टिकुलर बंदे को जानी चाहिए, ठीक है, किसी जैसे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में है तो हमें स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी को या फिर चीफ मिनिस्टर को किसी को बताना चाहिए, तो तुम यहाँ पे लिख देना उसको, फाइन। तो ये तो याद करने वाली चीज है ना। ऑर्डर्ड में देखो जो ऑर्डर्ड है वो कैपिटल है, तो हमारे पास और भी चीजें हो गई अब ध्यान रखने वाली। 5th तक पहुंच गए थे। 6th बीच में लिखना है ऑर्डर। 7th ऑर्डर के नीचे लिखनी है 2 सेंटेंसेस, ठीक है, 2 सेंटेंसेस आफ्टर ऑर्डर। पहला सेंटेंस, अच्छा 8th चीज कि उसके अंदर जो ऑर्डर लिखोगे वो होना चाहिए कैपिटल्स में। इतनी मुश्किल चीज भी नहीं है, तुम्हें लग रहा होगा तो बहुत सारी चीजें होगी कैसे याद होगी। 2 बार इसको बिना देखे बना लोगे ना, तुम्हारा अपने आप हाथ सेट हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर दैट अ कॉपी ऑफ द रिजोल्यूशन बी कम्युनिकेटेड टू डैश डैश डैश, ठीक है। और अगर सपोज क्वेश्चन में नहीं दे रखा ना कि भाई किसको कॉपी देनी है, तो डैश 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 लिख के भी छोड़ देना कि भाई हमें लगता है कि कॉपी देनी चाहिए किसी को। उसके बाद ऑर्डर्ड ऑल्सो दैट रेजोल्यूशन बी पब्लिश इन द गजेट ऑफ इंडिया फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन, ये एज इट इज लिखना है अगर रेजोल्यूशन आता है। रेजोल्यूशन का क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा और बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन होगा, क्यों, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें ध्यान रखने वाली हैं, तो हर चीज का थोड़ा थोड़ा मार्क्स होगा, है ना। तो इतने सारे मार्क्स तो तुम्हारे फॉर्मेट से ही बन जाएंगे, और रेजोल्यूशन के अंदर जो मैटर होगा वो तो सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन में से कॉपी पेस्ट करना होगा, फाइन। उसके बाद देखो इसमें भी सिग्नेटरी 2 बार आ रहा है, मैंने कहा था ना 2 जगह पर आएगा। लेटर के अंदर भी सिग्नेटरी 2 बार आएगा, क्यों, क्योंकि लेटर में भी हम कॉपी किसी को दे रहे थे। अब सिमिलरली इसके अंदर भी हम कॉपी दे रहे हैं, तो इसके अंदर भी 2 बार आएगा। तो जैसे यहाँ पे ABC सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा था, वैसे ही नीचे भी लिखना है, सेम, ठीक है। जब ऑर्डर की ये 2 सेंटेंसेस लिख दोगे तो फिर यहाँ पे सेम दोबारा से लिखना है इसको, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टेली नंबर, ईमेल जो भी है, तो ये एज इट इज कॉपी पेस्ट होएगा नीचे,
अब जो रिजोल्यूशन है, अब बिकॉज इट इज टू बी पब्लिश इन द गजेट ऑफ इंडिया, तो रिजोल्यूशन किसको भेजोगे भाई, ये एज इट इज आएगा, इसके भी तुमको मार्क्स मिलेंगे भाई। देखो पेपर के अंदर जो ड्राफ्ट है ना वो 15 मार्क्स का आता है। अगर तुम हर चीज का एक एक नंबर लगा भी लोगे ना, तो देखो 7वीं 8वीं चीज तक तो मैं पहुंच ही गई। 9th थिंग ये हो गई, सिग्नेटरीज, सिग्नेटरी जो है वो 2 टाइम्स आएगा, है ना। 9th चीज ये हो गई। नेक्स्ट 10th ये हो गई कि भाई गजेट में है तो मैनेजर के पास ही जाएगा, मैनेजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस, भारत सरकार प्रेस, ये एज इट इज, ठीक है। ये हो गई 10th। और 11th थिंग ये हो गई, नॉट टू बी पब्लिश्ड और ब्रॉडकास्ट बिफोर डैश, ये जैसे यहाँ पर लिखा है ना नीचे, वो एज इट इज आपको भी लिखना है पेपर के अंदर। तो ये 11th थिंग, इसको लर्न करना है, इस वाले सेंटेंस को, इस वाले सेंटेंस को भी लर्न करना है। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, ठीक है, इसको इजीली कर सकते हो। अब तुम ये देखो रिजोल्यूशन के अंदर 11 चीजें हो गई ध्यान में रखने वाली, है ना। और हर चीज का अगर एक एक नंबर भी हुआ तो 11 नंबर तो तुम्हारे यही हो गए। उसके बाद अगर तुमने बहुत सुंदर सी हैंडराइटिंग लिख दी, है ना, 11 तो चलो ना भी मिले, बट स्टिल अगर ये सारी चीजें ठीक है तो फॉर्मेट के नंबर तुम्हारे कहीं नहीं कटते, और इसमें एग्जामिनर इंप्रेसिव हो जाएगा कि भाई तुमने सारी चीजों का ध्यान रखा है, ठीक है। तो अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ना और तुम ये फॉर्मेट पूरा का पूरा ठीक से लिखते हो तो तुम्हारे 11-12 नंबर आराम से आ सकते हैं रिजोल्यूशन के क्वेश्चन में, अगर हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन लिखोगे तो, ठीक है। ये देखो एक रिजोल्यूशन ऑलरेडी बना हुआ है जो यहाँ पे, और इस रिजोल्यूशन को हम एमओपी के फॉर्मेट से कंपेयर कर लेते हैं। सपोज यही रिजोल्यूशन तुम्हें पेपर में बनाना हो, तो पहली चीज, सबसे पहली चीज क्या थी पीछे ध्यान रखने वाली, कि हम ऊपर लिखते हैं डीएफए, ठीक है। तो ये तुम्हारी पेपर की शीट बन गई अब, फाइन। टू बी पब्लिश इन गजेट ऑफ इंडिया, मैंने कहा था यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स है, तो ठीक है हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट कर लेते हैं। हम क्यों मौका दें एग्जामिनर को कि भाई एमओपी से वो लोग मैच करेंगे तुम्हारा फॉर्मेट, तो एमओपी से एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट तो बना ही सकते हो, इट्स नॉट अ बिग थिंग। तो ये लो भाई, ये ठीक हो गया। यहाँ पे वैसे फाइल नंबर नहीं लिखा लेकिन फाइल नंबर आता है, ठीक है, कि भाई कुछ चीज निकाल रहे हो तो किसी फाइल से ही चल रही है ना वो, तो इसलिए फाइल नंबर ये लिख देना, दिस इज फाइन। फिर आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके नीचे भारत सरकार ने लिखा इसने, फाइन। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इनका भी हिंदी होना चाहिए नीचे, ठीक। तो ये चीजें मिसिंग है। दूसरा, न्यू दिल्ली, डेटेड द, बीच में यहाँ पे डेटेड लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। वैसे तो एमओपी के फॉर्मेट में नहीं लिखा, बट लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, तो हम इसको ठीक मान लेते हैं, दिस इज करेक्ट। फिर इन्होंने रिजोल्यूशन लिखा, लिखो बीच में कैपिटल्स में बड़ा बड़ा, दिस इज फाइन। अब ये कोई अनाउंसमेंट है, इट इज अनाउंस्ड फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन दैट ड्यूरिंग द ईयर सो एंड सो, ये सारा मैटर तुम्हें पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब ये देखो इन्होंने क्या लिखा, ऑर्डर दैट रिजोल्यूशन बी पब्लिश इन गजेट ऑफ इंडिया, ये तो ऑर्डर के नीचे लिखना चाहिए था ना, बीच में ऑर्डर तो लिखा ही नहीं इन्होंने, तो यानी कि यहाँ पे बीच में ऑर्डर आना चाहिए था। और ये जो सिग्नेटरी है ये ऊपर होनी चाहिए थी। ये जो सेंटेंस है इसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ, इसको एक काम करते हैं, एक सेकेंड, इसको यहाँ से कट कर देते हैं। अब ये तुम्हारा ऊपर वाला पोर्शन यहाँ तक तो ठीक हो गया, एडिशनल सेक्रेटरी ने लिखा है ये, ठीक है। नीचे सिग्नेटरी हो सके तो दोनों सेम ही लिखना, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने डिप्टी सेक्रेटरी लिखा है नीचे, बट पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसको तुम सेम ही लिखना। तो ये जो चीज़ यहाँ पर होगी वही चीज़ यहाँ पर होगी। इसके अंदर क्या मिसिंग है कि ये ऑर्डर इन्होंने इस तरीके से नहीं लिखा है, तो इस सिग्नेटरी के बाद यहाँ पे तुम लिखोगे ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट थिंग क्या, ऑर्डर दैट रिजोल्यूशन बी पब्लिश इन द गजेट ऑफ इंडिया, और ऑर्डर दैट अ कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन बी कम्युनिकेटेड टू सो एंड सो। तो ये देखो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, कॉपी फॉरवर्डेड टू ऑल मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, ठीक है। अब क्योंकि कुछ अनाउंस हुआ है जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए कि भाई 2020-21 में एकुमुलेशन एट क्रेडिट ऑफ सब्सक्राइबर टू जीपीएफ, वट जो भी है, ये जिस भी तरीके का नोटिफिकेशन है या जिस भी तरीके का अनाउंसमेंट है वो किस किस को कॉपी उन्होंने फॉरवर्ड करी है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पे फिट करेंगे तो ये समझ लेना कि ऑर्डर के बाद नीचे लिखोगे ये ऑर्डर दैट कॉपी ऑफ दिस रिजोल्यूशन बी कम्युनिकेटेड टू करके लिख देना ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इतना भी लिखोगे तो काफी है, या फिर कुछ 2-3 सेक्रेटेरिएट्स भी लिख देना, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जो इंपॉर्टेंट ये डिपार्टमेंट्स हैं,
वो सब यहाँ पे लिख देना। फिर उसके बाद उसके नीचे आएगा ये ऑर्डर्ड ऑल्सो दैट रिजोल्यूशन बी पब्लिश इन गजेट ऑफ इंडिया फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन, जो इन्होंने यहाँ पर लिखा था। ठीक है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ये सब मैं कट कर देती हूँ। फिर से सिग्नेटरी, वो सिग्नेटरी ठीक है यहाँ पे। उसके बाद देखो ये जो चीज़ है टू द मैनेजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस, ये देखो ये जो आएगा वो आएगा सिग्नेटरी के बाद, तो ये सिग्नेटरी के बाद यहाँ पर आना चाहिए था। फाइन। उसके बाद नॉट टू बी पब्लिश और ब्रॉडकास्ट बिफोर, ये भी लिख देना यहाँ पे कि मैम हमें तो ये भी पता है कि रेजोल्यूशन के नीचे ये भी लिखते हैं। ठीक है, तो नीचे ये आ जाएगा। फाइन। तो इस तरीके से ये रिजोल्यूशन जो है वो एग्जाम में अगर लिखोगे तो ये चीजें रेक्टिफाई करके लिखना जो मैंने हाईलाइट करी है। ठीक है, अब देखो लेटर और रिजोल्यूशन अलग अलग, इनके अंदर डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटीज क्या है। यहाँ पे दोनों में डीएफए लिखना था। ठीक है, फिर सेंट्रली अलाइंड वाली नंबर, यहाँ पर क्या नंबर आता है पहले, यहाँ पर आता है टू बी पब्लिश इन द गजेट ऑफ इंडिया ब्रैकेट्स में। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। टू बी पब्लिश इन द गजेट ऑफ इंडिया पार्ट 1 पार्ट डैश कॉमा सेक्शन डैश, उसके बाद नंबर, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर भारत सरकार, फिर डिपार्टमेंट ऑफ या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वटेवर, फिर वो चीज हिंदी में। फाइन। यही सेम की सेम चीज यहाँ पर उठ के आ जाएगी, तो ये चीज इसके अंदर कॉमन है। फाइन। यहाँ पे न्यू दिल्ली और द डैश 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 कॉमा 2023 डेटेड द भी लिख सकते हो, उस समय कुछ नहीं हो रहा। यही चीज सिमिलरली उठ के यहाँ पर आ जाएगी, तो ये दोनों चीजें कॉमन है। जो अनकॉमन चीज है वो तो सिर्फ अभी तक एक ही निकली है। फाइन। इसके बाद लेटर में तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, इसके अंदर रिजोल्यूशन में यहाँ पे रिजोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, 2 के बाद किसको लिखना है लेटर, कॉमा, उसका एड्रेस क्या है, कॉमा, न्यू दिल्ली फुल स्टॉप। ठीक है, और फिर लिखते हैं सब्जेक्ट। रिजोल्यूशन में कोई सब्जेक्ट नहीं था, सीधा यहाँ से हमने टैब देके शुरू किया था कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड दैट। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड दैट। ठीक है, तो ये जीओआई मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसको फुल फॉर्म में लिखना उसके अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा, अनाउंस दैट वट एवर एक्स वाई जेड। ये तुम्हारा बॉडी ऑफ रिजोल्यूशन हो गया, ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आती है सैल्यूटेशन, सर या मैम, है ना, सर, और उसके बाद कॉमा, फिर तुम यहाँ पे लिखोगे आई एम डायरेक्टेड टू से दैट, है ना। फिर जो तुम्हारा रेजोल्यूशन है यहाँ पे आता है एबीसी, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टैली और ईमेल। यहाँ पर भी ये चीज एज इट इज आएगी, लेकिन सिर्फ यहाँ पे योर्स फेथफुली एक्स्ट्रा आएगा। आई गेस याद होगा, पीछे हमने 2 बार पढ़ लिया, लेटर भी और रेजोल्यूशन भी, तो आई गेस इतना तो याद ही होगा। इसके बाद योर्स फेथफुली के बाद ये एज इट इज आ गया। फिर अगर तो कॉपी फॉरवर्डेड फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन और 2-4 लोगों को लिखा है तो ये योर्स फेथफुली और एबीसी के साथ एज इट इज यहाँ पर भी आ जाएगा। और इधर सिग्नेटरी एज इट इज आ जाएगी, लेकिन कब, जब ये सिग्नेटरी आ गई तो हमने यहाँ पे लिखना था ऑर्डर, फिर वो 2 सेंटेंसेस, ऑर्डर दैट, ठीक है, ऑर्डर दैट गजेट रिजोल्यूशन भी पब्लिश इन द गजेट ऑफ इंडिया, है ना, फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन कुछ भी। फिर यहाँ पे द मैनेजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस, है ना, मिंटो रोड न्यू दिल्ली वटेवर, भारत सरकार प्रेस, हिंदी में भी लिखना था। फिर उसके बाद राइट साइड में ये सिग्नेटरी दोबारा से आ जाएगी। तो आई गेस लेटर और रिजोल्यूशन का फॉर्मेट तो तुम्हें अच्छे से याद हो गया होगा अब, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड जो है वो है ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम क्यों यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग डिसीजंस टू अदर डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तुमने कोई डिसीजन लिया है और दूसरे डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करना है कि भाई आज से ही है, जैसे डीओपीटी ने कुछ डिसाइड किया कि छुट्टी है भाई, कल के दिन की छुट्टी डिक्लेयर करनी है, तो सारे डिपार्टमेंट्स को बताना पड़ेगा ना। जैसे कि 26 जनवरी के टाइम पे, 15 अगस्त के टाइम पे डिपार्टमेंट्स कुछ बंद हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, है ना, तो उस टाइम पे डीओपीटी ऑर्डर निकालता है सारे डिपार्टमेंट्स के लिए कि भाई इस दिन आधे दिन ऑफिस चलेगा, इस दिन कंप्लीट ऑफ होगा। तो जब डिसीजन कम्युनिकेट करते हैं हम अदर डिपार्टमेंट्स को, जो नोडल डिपार्टमेंट्स दूसरे डिपार्टमेंट को डिसीजन कम्युनिकेट करते हैं, उसके लिए ओएम यूज होता है। कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर मिनिस्ट्रीज, भाई दूसरी मिनिस्ट्री से जब इन्फॉर्मेशन, सपोज बहुत सारे एएसओज ने ज्वाइन करा है, अब
सेक्शन को क्या करना है कि दूसरी मिनिस्ट्री से पता लगाना है कि भाई कितने एएसओज ने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन कॉल करना हुआ तो वो ओएम लिखा जाएगा। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, सपोज हमारे पास कुछ आया है कि दूसरी मिनिस्ट्री ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है। अब भाई एएसओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए जो ओएम जाएगा मिनिस्ट्री के पास, मिनिस्ट्री उसका रिप्लाई भी तो करेगी कि भाई हाँ 10 में से 8 एएसओ ने ज्वाइन कर लिया है। तो जो वो लोग भी वापस करेंगे इन्फॉर्मेशन, वो भी ओएम की फॉर्म में वापस करेंगे। कम्युनिकेटिंग टू द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, कि भाई कोई लेट आ रहा है ऑफिस के अंदर, उससे तुम्हें कम्युनिकेट करना है तो उसको तुम ऑफिस मेमोरेंडम दोगे कि भाई ये बता दो कि क्या क्या प्रॉब्लम है। या फिर एम्प्लॉय से कुछ भी कम्युनिकेट करने के लिए ऑफिस मेमोरेंडम होता है। कॉलिंग फॉर या फिर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अमंग सेक्शंस विद इन द मिनिस्ट्री, भाई बेसिकली जो ओएम होता है वो डिसीजन को कम्युनिकेट करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड या फिर सीक करने के लिए, बेसिकली इस काम के लिए ऑफिस मेमोरेंडम यूज होता है, ठीक है। तो ऑफिस मेमोरेंडम के अंदर थिंग्स टू रिमेंबर क्या है, क्या क्या चीजें याद रखोगे। जैसे कि लेटर के अंदर हम फर्स्ट पर्सन में लिख रहे थे, ऑफिस मेमोरेंडम के अंदर हम लिखते हैं थर्ड पर्सन में, ठीक है। थर्ड पर्सन क्या होता है, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू से दैट। इसके अंदर मैं आई का यूज नहीं करूंगी, इसके अंदर मैं यू का यूज नहीं करूंगी, यू के बदले में बंदे का नाम लिखूंगी, ठीक है। और आई की जगह मैं डिपार्टमेंट का नाम लिखूंगी कि भाई डिपार्टमेंट ने आपसे ये इन्फॉर्मेशन मांगी थी, तो आई के बदले में लिखूंगी द डिपार्टमेंट हैड सॉट इन्फॉर्मेशन, फाइन। और यू, अगर सपोज रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो यू के अंदर हम लिखेंगे कि द इन्फॉर्मेशन हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम रूरल डेवलपमेंट, ऐसा नहीं लिखेंगे द इन्फॉर्मेशन हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम यू, ठीक है। इट बियर्स नो सैल्यूटेशन, भाई ओएम के अंदर तो कोई सैल्यूटेशन होता नहीं है सर मैडम, तो दिस थिंग। अब ये है कुछ स्टार्टिंग लाइंस। With reference to the Department of Expenditure letter number so and so on the subject mentioned above, the undersigned is directed to say that, ठीक है। With the approval of competent authority, ये भी यूज कर सकते हो। क्वेश्चन के अंदर अगर ये लिख रखा हो कि भाई competent authority का अप्रूवल कन्वे करना है तुम्हें, तो इस तरीके से यह स्टार्ट करोगे इसको। इसके बाद किसी पिछले ओएम की कंटिन्यूएशन में लिख रहे हो तो इससे स्टार्ट करोगे, इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस डिपार्टमेंट्स। इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत काम आएंगे आपके पेपर में। उसके बाद अगर हम किसी को रेफर नहीं कर रहे हैं, सीधा सब्जेक्ट को रेफर करते हुए लिखना है, जैसे हमने लेटर में करा था, तो इस तरीके से लिखना है। और लास्ट इसको भी पढ़ लेना भाई, कुछ चीज हम सिर्फ फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड हियर विद द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। ये पांचों के पांचों नोट कर लेना जरूर, ये पांचों काम आएंगे आपको। चलो अब देखते हैं ओएम का फॉर्मेट कैसा होता है, ठीक है। अगेन इसको मानोगे तुम्हारे ब्लैंक पेपर जो कि एग्जाम में मिला है, तो सबसे पहले अब तो याद हो ही गया होगा, ऊपर क्या लिखेंगे, डीएफए। ये जैसे हम एज इट इज अभी तक लिख रहे थे लेटर में, रेजोल्यूशन में, उसको एज इट इज लिखोगे, नंबर डैश 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 डैश, ठीक है। फिर ये चीज एज इट इज आ जाएगी यहाँ पे, एज इट इज, फाइन। अभी तक ऐसी कोई नई चीज नहीं आई है जो इसके अंदर हमने यूज की हो, फाइन। ये वाली चीज भी एज इट इज आ जाएगी, न्यू दिल्ली, ठीक है। राइट अलाइन करना है इसको, तो राइट अलाइन वहीं से शुरू करना है जितने में पूरा आ जाए। फिर आ जाओ ऑफिस मेमोरेंडम, ये लिखोगे कैपिटल्स में, है ना, ऑफिस मेमोरेंडम। अब सब्जेक्ट होता है आपके ओएम के अंदर, रेजोल्यूशन के अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं था, है ना। लेटर के अंदर सब्जेक्ट था, यस, और ओएम के अंदर भी सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट लिखोगे यहाँ पे। इसके बाद अब मैंने तुम्हें इतनी सारी लाइनें बताई है, पीछे 5 सेंटेंसेस बताए हैं, उसमें से कोई सा भी चिपका देना यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हुए, ठीक है। अंडरस्टैंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू सो एंड सो, सो एंड सो, ठीक है। एज इट इज लाइन चिपकानी, उन लाइन्स को लर्न करना। अगर तुम्हें लगता है कि भाई इंग्लिश वीक है और हमें लाइन्स नहीं समझ में आ रही, तो उन लाइन्स को याद कर लो, ठीक है। क्योंकि वो लाइन याद करके यहाँ पे लिख दोगे, इसके आगे का सेंटेंस क्वेश्चन में से लिख देना, कुछ खुद से लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ पे लिखोगे द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू, ओएम को हमेशा इसी से शुरू करोगे। is directed to refer to this departments, this या देयर मत लिखना, इसको दिस ही लिखना बस, दिस डिपार्टमेंट्स ओएम नंबर डैश डैश और डेटेड डैश। ये पेपर में भी ऐसे ही डैश लगाने हैं, ठीक है। इसके बाद ये भी लिख सकते हो ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव, ठीक है। और थोड़ा सेंटेंस तुम्हारा बड़ा हो जाएगा। एंड टू से दैट, अब मैंने एंड ना यहाँ पे अल्फाबेट्स में लिखा है ए एंड डी, पेपर में ये मत लिखना, ठीक है। बेटर होगा कि
जब ड्राफ्ट बना रहे हो तो उसके अंदर कोई शॉर्ट फॉर्म ना यूज करो, ठीक है, उसको पूरा कंप्लीट लिखो, ठीक है। फिर सेकंड पैराग्राफ, खैर बॉडी के अंदर कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम सिर्फ फॉर्मेट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये हो गया। और राइट साइड में योर्स फेथफुली वगैरह कुछ नहीं आता। ये किस तरीके से आ रहा है, जैसे कि हमारा रेजोल्यूशन में आ रहा था, ठीक है। मैक्सिमम ड्राफ्ट के अंदर ये इसी तरीके से आता है। बस तुम जो लेटर था उसमें से योर्स फेथफुली उड़ा दो, तो बाकी बचा ये आ गया यहाँ पर एज इट इज। उसके बाद जो तुम्हारा OM होता है वो किसी को जाएगा ना, तो जाएगा किसको, 2। उसके बाद थोड़ा सा टैब देके, यहाँ पे टैब दे नहीं रखा, हल्का सा स्पेस लेके यहाँ पे लिखना कि भाई किसको जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ सपोज फिशरीज को जा रहा है ना, मत्स्य विभाग, ये तुम्हें दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर ये भी दे रखा होगा कि जो OM है वो US की तरफ से जा रहा है या DS की तरफ से जा रहा है, तो जिसकी भी तरफ से जा रहा है वो यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। नीचे लिखना टैली डैश डैश डैश, फिर नीचे लिखना ईमेल डैश डैश डैश। ये एज इट इज लिखना जैसे मैं लिख रही हूँ, ठीक है। टैली स्लैश ईमेल लिख दिया इन्होंने यहाँ पे, तो भाई स्लैश करके क्यों लिखना है, हम दोनों चीजें देंगे, टेलीफोन भी देंगे और ईमेल भी देंगे, तो इसलिए ये दोनों चीजें लिख देना, ठीक। अब क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा या तो नाम कि भाई किसको लिखना है, ठीक है। नाम नहीं दे रखा तो अपनी मर्जी से बना देना, श्री XYZ। अगर यहाँ पे XYZ लिख रहे हो तो ये साइन करने वाला बंदा ABC लिखना भाई, है ना। अब डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज अगर तुम्हें पता हो कि कहाँ पर है तो भाई वो लिख देना, भाई कृषि भवन या जो भी है। अगर तुम्हें नहीं पता कि कौन से भवन में, तो तुक्का मत मारना, डैश डैश करके भवन लिख देना कि हमें भवन नहीं पता, लेकिन हमें ये तो पता है कि यहाँ पे भवन तो आएगा कोई सा, है ना। उसके बाद आगे का एड्रेस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ न्यू दिल्ली लगाना। और ज़्यादातर जो तुम्हारा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एरिया है वो 110001, ठीक है। ये इस तरीके से है। ये तुम्हारा हो गया अब OM का फॉर्मेट, ठीक। तो इसमें ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी हुई, इसको देखो। पहली चीज तो यही DFA, ये एज इट इज आएगा, ये एज इट इज आएगा। ऑफिस मेमोरेंडम बीच में कैपिटल्स में लिखना है, तो दूसरी चीज कैपिटल्स। तीसरी चीज सब्जेक्ट आता है इसके अंदर। चौथी चीज इसको तुम थर्ड पर्सन में लिखोगे, किसी भी बंदे का I और U नहीं लगाओगे, किसी के लिए भी थर्ड पर्सन में रहेगा हमेशा। अगर किसी पर्सन को नाम से लिख रहे हो कि किसी पर्सन को तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है, तो उस पर्सन का नाम लिखोगे उसके अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पे योर्स फेथफुली नहीं आता, एज इट इज आता है। टेलीफोन और ईमेल अलग अलग करके लिख लेना, ये पांचवी चीज। छठी चीज यहाँ पे 2 आता है, 2 के बाद कॉमा नहीं है, ठीक है, नो कॉमा आफ्टर 2। भाई ये तो तुम्हारा लेटर के अंदर भी 2 के बाद कॉमा नहीं आ रहा था, है ना। सिर्फ लेटर और OM में एक फर्क ये भी हो गया कि जो 2 के बाद वाला जो एड्रेस होता है वो लेटर में ऊपर आता है और OM के अंदर वो नीचे आता है ना। लेटर में ये चीज ऊपर आती है और OM में जो एड्रेस होता है वो नीचे आता है, इसको यहाँ पे ध्यान रखना, फाइन। उसके बाद यहाँ पर भी हिंदी लिखनी है, तो ये हो गई तुम्हारी 6 चीजें याद रखने वाली हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना जरूर। अब ये एक OM मैंने निकाला हुआ है नेट से, उसको देखते हैं कि इसके अंदर कोई कमी है कि नहीं है। अगर इसको पेपर में लिखोगे तो ऊपर लिखना है DFA, ठीक है। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरा फाइल नंबर डैश 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 करके करेक्ट है एकदम। यहाँ बीच में भारत सरकार, ये गायब है, इसको लिखना है जरूर। मिनिस्ट्री दे रखी है तो यहाँ बीच में नाम लिखना है मिनिस्ट्री का। वैसे तो इन दोनों में से एक ही चीज लिखोगे तो चल जाएगा काम। सपोज डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग की तरफ से लिखना है तो वही लिखना बस, ठीक है। अगर नहीं तो सबका लिखना है तो फिर सबके ही हिंदी में नेम्स नीचे लिखने पड़ेंगे, फाइन। तो दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज यहाँ पे एड्रेस है, यहाँ पे खाली न्यू दिल्ली लिखा है, आप पूरा एड्रेस लिख सकते हो अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है। नहीं दे रखा तो मत लिखो भाई, ठीक है। डेटेड दिस ये ठीक है, ओके, ये चल जाएगा, दिस इज फाइन, इसमें कोई मार्क्स कटने वाली बात नहीं है, फाइन। इसके बाद देखो ऑफिस मेमोरेंडम। अब भाई मैंने तो MOP का फॉर्मेट बता रही हूँ आपको, तो ऑफिस मेमोरेंडम के नीचे इसने तो नहीं लाइन खींची है, अंडरलाइन तो नहीं करा है, तो हम भी नहीं करेंगे भाई, है ना। हम MOP को एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं तो हम एग्जैक्टली फॉलो कर ही लेते हैं ना फिर। तो ऑफिस मेमोरेंडम सिर्फ बोल्ड में, अब पेपर में तो क्या ही बोल्ड करोगे, एटलीस्ट उसको कैपिटल्स में लिख देना बस, ठीक है। तो तीसरी चीज ये हो गई। चौथा देखो, इसका सब्जेक्ट जो था वो बड़ा है ना,
तो बड़ा सब्जेक्ट है तो ये इस तरीके से यहाँ पे स्पेस दे के लिखा हुआ है। तो पेपर में भी इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि किसी की हैंडराइटिंग बड़ी होती है तो वो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट हो सकता है पूरा ना आए, तो जब दूसरे सेंटेंस में लिखोगे तो ऐसे लिखना है। तो फोर्थ थिंग। फिफ्थ थिंग देखो, थोड़ा सा टैब के साथ शुरू करा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दिस इज फाइन। ऐसे ही शुरू करा है, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू अपलोड ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर इन इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग मैनेजमेंट व्हाटएवर, द कमेंट्स में काइंडली बी सेंड टू द अंडरसाइंड। ये कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गई है इसके अंदर, है ना, पढ़ के पता चल रहा है ना, इन्फॉर्मेशन मांगी है कि कमेंट्स मांगे किसी चीज के लेके फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर्स। भाई जितने से भी ये रिलेटेड है उन सबसे इस पे कमेंट्स मांगे गए हैं, तो दैट मीन्स ओएम ही बनना चाहिए था, दैट इज करेक्ट। उसके बाद इसके अंदर अब क्योंकि ये ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हो सकता है एनक्लोज कर रहे हो कुछ, तो यहाँ पे एनक्लोजर एज अबव ये भी जरूर लिख लेना अगर तुम कुछ एनक्लोजर की बात ऊपर कर रहे हो तो, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर अगर कुछ ऐसा दे रखा है या फिर सेंटेंस अगर तुम्हें लिखते हुए लगे कि कुछ एनक्लोज हमें करना चाहिए, फाइन, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे देखो कोई और फेथफुली वगैरह नहीं है, एज इट इज लिखा हुआ है, टेलीफोन भी दिया है उन्होंने और ईमेल भी दी है, यहाँ पे टेली और स्लैश ईमेल लिखा है बट हम अलग अलग लिख रहे थे, तो ये एकदम करेक्ट है, फाइन। टू ऑल कंसर्न स्टेक होल्डर्स, अब क्योंकि एग्जैक्टली क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है तो हमें नहीं पता, बट क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसे लिखा हुआ है कि भाई सबको भेजना है तो कितनों का नाम लिखोगे, तो ये ऑल कंसर्न मिनिस्ट्रीज या ऑल कंसर्न कैडर यूनिट्स, ऑल कुछ भी अगर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है तो उसको लिखना है यहाँ पे, फाइन। और कॉपी टू भी अगर तुम्हें लगता है कि क्वेश्चन के हिसाब से जरूरी है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ओएम का फॉर्मेट। तो एक बार तीनों के फॉर्मेट्स रिवाइज कर लेते हैं और जस्ट बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ कि ये तीनों के तीनों तुमको बहुत अच्छे से रट जाने चाहिए अब, ठीक है। देखो जो ग्रीन में कर रखा है वो तीनों के अंदर कॉमन है ना, तो ये सेंटर वाली चीज तीनों में कॉमन है, दिस इज फाइन, ये सब कॉमन हो गया, ये एबीसी है ना, ये सब चीजें कॉमन है। लेटर और रेजोल्यूशन के अंदर आप 2 बार सिग्नेटरी लिखोगे तो 2 बार है, ठीक है, तो 2 टाइम्स, इधर भी 2 टाइम्स, फाइन। इसके बाद सब्जेक्ट जो है वो देखो मैंने ब्लू कहाँ पर करा है, सब्जेक्ट लेटर और ओएम में आता है, रेजोल्यूशन में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ओके। और इसके अलावा लेटर के अंदर जो 2 है वो ऊपर आता है, ओएम के अंदर 2 जो है वो नीचे आता है, ठीक। और ओएम और रेजोल्यूशन को मैंने रेड करा है, दैट मीन जो हेडिंग आती है कि ये क्या चीज है वो लेटर के अंदर नहीं आती है, कि लेटर के अंदर हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि दिस इज द लेटर, बट वो ओएम और रेजोल्यूशन में जरूर लिखना है, फाइन। इसके बाद जो चीजें मैंने सर्कल या फिर जो चीजें मैंने अंडरलाइन नहीं करी है, बॉक्सेस नहीं बनाया जहां पर, दैट मीन्स वो यूनिक चीजें हैं उस पर्टिकुलर फॉर्मेट की, तो रिजोल्यूशन के अंदर एक ये, ठीक है, देन दिस थिंग ऑर्डर, फिर ऑर्डर दैट और मैनेजर, ठीक है। नीचे एक सेंटेंस रह गया, नॉट टू बी पब्लिश बिफोर सो एंड सो डेट, है ना, वो सब था उसके अंदर, तो वो उस फॉर्मेट में से देख लेना। तो अब ये तीनों के तीनों फॉर्मेट्स अभी के अभी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो जरूर इसको ब्लैंक पेपर पे 2 बार बना के देखना, तुम्हें फॉर्मेट्स अच्छे से याद हो जाएंगे। अब तुम एक बात बताओ, अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये तुम देखो रिजोल्यूशन वाला पूरा पेज तो तुम्हारा ऐसे ही भर गया, बस यहाँ पे थोड़ा सा तो लिखना है, वो भी क्वेश्चन में से देख के, तो इसलिए मैटर में क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो वो भी वैसे हम एक वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, बट फॉर्मेट इज मोर इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, ठीक। ओएम और लेटर के बीच अंदर मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिख दिए जिससे कि आपका ये स्टार्ट होता है, ठीक है, विद रेफरेंस टू दिस। अब जब तुम ये सेंटेंस याद करके ही रखोगे कि ये भाई ओएम के अंदर स्टार्टिंग में यही चिपकाना है, तो तुम्हारे पास जगह बचेगी कितनी और मैटर लिखने की, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्मेट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अंदर का मैटर नो डाउट इट इज इंपॉर्टेंट, बट फॉर्मेट पे पहले ध्यान देना है, फॉर्मेट इज प्राइमरी देन मैटर इज सेकेंडरी। और मैटर के अंदर भी आधा मैटर का जो फॉर्मेट है, आधे मैटर के जो वर्ड्स है, जो सेंटेंसेस है, वो तुम पहले से ही लर्न करके जा रहे हो, है ना, तो इससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है आपका। और इसके अलावा बाकी का जो मैटर लिखना है वो लेटर का या फिर ओएम का या किसी भी क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन में से जितना भी मैटर दे रखा हो वहीं से आपको उठाना है, कोई अपने मन से तो लिखना नहीं है, ठीक है। तो आई गेस ये फॉर्मेट्स आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। चलो भाई, अब क्योंकि हमारे फॉर्मेट्स हो चुके हैं 3 चीजों के, ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए एक टास्क है, ठीक है, टास्क नंबर 1। इस क्वेश्चन को पढ़ना है, इसकी फोटो ले सकते हो आप यहाँ से। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अटेम्प्ट करना है इसको, सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्मेट तैयार करना कि फॉर्मेट के अंदर जो 2 रहेगा या फिर ओएम रहेगा या किसकी तरफ से रहेगा, किसको भेजा जाएगा, है ना, सिर्फ इसको पढ़ के उतना आइडेंटिफाई करना कि भाई किसको भेजना है, किसकी तरफ से भेजना है, और इसको एक प्रिपेयर करना एक ब्लैंक शीट पर। टास्क नंबर 2,
इसके अंदर आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना, लेटर किसको जाएगा, मिस्टर एबीसी है, डायरेक्टर भी है इंस्टीट्यूट का, यहाँ पे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, मिनिस्टर की भी बात हो रही है, हेल्थ फैमिली वेलफेयर भी लिखा है ना। तो ये सब चीज़ों को अपने फॉर्मेट में कहाँ पर फिट करना है, इसको एक बार जरूर ट्राई करना और अच्छे से एक फॉर्मेट बनाना। अंदर का मैटर क्या है क्या नहीं है वो मैटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अभी इट इज़ अ टास्क कि आपको फॉर्मेट आता है कि नहीं, और फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन में से आप चीज़ें फिट कर सकते हो या नहीं, उस चीज़ का टास्क है ये। और थर्ड, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ सो एंड सो। अब देखो इसके अंदर मिनिस्ट्री का नाम नहीं लिखा है, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ के पता चल जाएगा कि ये कौन सी मिनिस्ट्री की तरफ से ये रेजोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो ये आपको अपनी तरफ से लिखना है। अब ये टास्क करके एक ब्लैंक पेपर पे ये तीनों के तीनों टास्क के फॉर्मेट्स बना के इस ईमेल आईडी पर जरूर भेजना, तो फिर आपको रिवर्ट आ जाएगा कि आपने उसके अंदर कहाँ पर गलती करी है, ठीक है। अब इससे बाद अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर एक तो हम बाकी के फॉर्मेट्स करेंगे, जितने भी फॉर्मेट्स और रह गए हैं, ऑफिस ऑर्डर है, आईडी नोट, डीओ लेटर, ये सारी चीजें हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। और जितने भी एमओपी के अंदर फॉर्मेट दे रखे हैं, 11-12 फॉर्मेट्स है सिर्फ, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो के इसके अगले पार्ट्स आते जाएंगे, ठीक है। तो एक तो वो पार्ट्स, दूसरी चीज एक वीडियो आई विल रिलीज जिसके अंदर स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगी पूरे पेपर 3 की, जिसके अंदर कैसे आपको टाइम मैनेज करना चाहिए पेपर 3 में हैंड राइटिंग को लेते हुए, और पेपर 3 के अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड कहाँ कहाँ पर आपको यूज करना है। देखो जो नॉलेज आप गेन करके जाओगे वो तो है ही है, उस नॉलेज के साथ जो स्ट्रैटेजी आपने यूज करनी है वहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको वहाँ पे ध्यान में रखने हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो रिलीज करूंगी जल्दी ही। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।